नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं, हिमाचल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मोर्चा थाम लिया है। कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने हैं। कर्नाटक की सियासी चुनौतियों को भी हिमाचल जैसी ही माना जा रहा है। कर्नाटक में भी बीजेपी को सत्ता से वापसी के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। कर्नाटक में भी सालों से सत्ता रिपीट नहीं होने का सियासी चलन है। कर्नाटक तेलंगाना में अगले साल चुनाव होने हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी मिशन साउथ पर है। मिशन साउथ के तहत पीएम मोदी 4 राज्य कवर करने वाले हैं। आज उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु कवर किया। कल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाएंगे। मिशन साउथ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। साउथ की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत आज हो गई है। नाथ प्रभु की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण के कार्यक्रम में सियासी कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। साउथ में क्या बीजेपी की सियासी चुनौती, किस रणनीति के तहत बीजेपी साउथ साधने में जुटी है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। इंडोनेशिया में 15 नवंबर से G20 समिट होने जा रहा है। G20 समिट में कौन पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, इस वक्त दुनिया की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पहले यह पता चला कि वो नहीं आ रहे हैं, फिर चौंकाने वाली खबर आई कि पुतिन हत्या के डर से इंडोनेशिया नहीं पहुंच रहे हैं। पुतिन का डर कैसे G20 समिट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। कैसे G20 समिट में जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात पर दुनिया की नजर है, यह आज आपको दिखाऊंगा। ड्रैगन एक बार फिर से कोरोना की गिरफ्त में फंस दिख रहा है। दुनिया में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहा चीन खुद कोरोना से परेशान हो गया है और एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कोरोना संकट से उलझा हुआ है। चीन में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी बीजिंग में ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के डर से चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के लोग परेशान हैं, चीन के बिजनेसमैन परेशान हैं। चीन में कोरोना का पूरा अपडेट भी आज आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। गुजरात और हिमाचल चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर निकले हैं। शुक्रवार शनिवार प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का कार्यक्रम है। साउथ के 4 राज्यों में प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम है। इसमें कर्नाटक है, तमिलनाडु शामिल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना का दौरा शामिल है। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी साउथ की जनता को 25,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। पीएम मोदी अपने दौरे से पहले दिन बेंगलुरु पहुंचे। राज्य की दिग्गज हस्तियों से उनका स्वागत किया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत
मौजूद रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जैसे दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। चेन्नई मैसूर वंदे भारत का नाम दिया गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये साउथ भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी जो चेन्नई बेंगलुरु के बीच सफर के 3 घंटे में पूरा करेगी। स्पीड को बेहतर ढंग से कंट्रोल करने के लिए इसमें इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम लगा दिया गया है और सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाईफाई की सुविधा दी गई है। वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच हैं जिनमें 1128 यात्री सवार हो सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई की 504 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में पूरा करेगी। वंदे भारत ट्रेन के साथ पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह रेलवे की भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत शुरू की गई है। रेलवे के अनुसार ये कर्नाटक से काशी की यात्रा करने वालों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। काशी दर्शन ट्रेन का सफर बेहद आसान और जल्द पूरा होगा। इसके अलावा ये ट्रेन वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज जैसे कई तीर्थ स्थलों से होकर गुजरेगी। साउथ इंडिया को आज वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला। आज का दिन कर्नाटक के लोगों के लिए बेहद खास रहा। आज कर्नाटक के महान संत कनकदास की जयंती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संत कनकदास को पुष्पांजलि अर्पित की। कनकदास कर्नाटक के एक बहुत ज्यादा मशहूर कवि और महान संत। कनकदास लोगों के बीच हरिदास के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नाटक के महान संत के ज्ञान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज उपयोगी बताया। मोटे अनाज के महत्व को दुनिया समझा रही है, जिसके बारे में संत कनकदास ने बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संत कनकदास को कैसे याद किया, वो मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। भाई और बहनों, भगवत भक्ति और सामाजिक शक्ति से कैसे समाज को जोड़ा जा सकता है, इसकी प्रेरणा हमें संत कनकदास जी से भी मिलती है। एक तरफ उन्होंने कृष्ण भक्ति का रास्ता चुना और दूसरी तरफ कुल 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 वेंदु होड़े दाड़दिरी कहकर उन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का संदेश दिया। आज पूरी दुनिया में मिलेट्स यानी मोटे अनाज के महत्व को लेकर के चर्चा हो रही है। संत कनकदास जी ने उस दौर में ही मिलेट का महत्व स्थापित कर दिया था। उनकी रचना थी राम धान्य चरिते। उन्होंने कर्नाटक में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मिलेट रागी का उदाहरण देते हुए सामाजिक समानता का संदेश दिया था। अध्यात्म से जुड़े एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाथ प्रभु कैपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। नाथ प्रभु को बेंगलुरु शहर का फाउंडर माना जाता है। 98 ब्रांच 120 टन स्टील से मिलकर बनी है। प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। नाथ प्रभु की विशाल प्रतिमा की सबसे खास बात है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे किसी शहर के फाउंडर की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का खिताब दिया गया है। एयरपोर्ट परिसर में कैंपगौड़ा की प्रतिमा के अलावा 23 एकड़ में बने एक थीम पार्क को डेवलप किया गया है, जिसमें करीब 84 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कैंपेन गौड़ा को क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज कर रहे हैं। कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सरदार थे। उन्हें साल 1537 में इस इलाके को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जो आधुनिक बेंगलुरु को बनाया गया है। कैंपेगौड़ा अपने समय के सबसे शिक्षित और सफल शासकों में से एक थे। बेंगलुरु शहर को अत्याधुनिक बनाने की कोशिश भी उन्होंने कई झीलों का निर्माण करवाया। जल पर जोर दिया गया और धर्म, शास्त्र, साहित्य, दर्शन के हथियारों के इस्तेमाल में भी विशेषज्ञ माने जाते थे। वो एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने बंदी देवारू प्रथा रुकवाई थी, जिसके तहत अविवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियों को काट दिया जाता था। 56 सालों तक शहर पर शासन करने वाले कैंपेगौड़ा की मृत्यु साल 1569 में हुई थी। कर्नाटक की विरासत पर अत्याधुनिक पहचान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में अत्याधुनिकता का भी समावेश दिखाई दिया। उनके कार्यक्रम में वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च शामिल रहा। इसी के साथ पीएम मोदी के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का भी उद्घाटन किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। इसकी भव्यता, हर पौधे से की गई सजावट सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। बेहद खास यहाँ का इंटीरियर बिल्कुल अलग है, नए अंदाज में दिख रहा है। इस एयरपोर्ट में कई सारी खासियत बताई जा रही है। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का निर्माण गार्डन सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु को ध्यान में रखकर किया गया है। एयरपोर्ट में यात्रियों को बगीचे में चलने जैसा अनुभव होगा। टर्मिनल 2 के बीच होने वाले एयरपोर्ट की क्षमता में दुगने से ज्यादा इजाफा हो जाएगा। साथ ही चेक इन और इमिग्रेशन के काउंटर पर भी दुगना हो जाएंगे। एयरपोर्ट की क्षमता 5 से 6 करोड़ यात्रियों की होने वाली है। फिलहाल इसकी क्षमता लगभग 2.5 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष है। इस टर्मिनल को तैयार करने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह खास अंदाज है। वो विकास और विरासत को साथ लेकर चलते हैं। एक तरफ वो सांस्कृतिक गौरव की बात करते हैं, विरासत को आगे बढ़ाने पर उनका जोर रहता है, तो दूसरी तरफ स्टार्टअप की बात करते हैं। युवाओं को स्टार्टअप को इनोवेशन पर जोर देने के लिए कहते हैं। साउथ मिशन के दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज सबसे खास रहा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, राष्ट्र के आवाज के जरिए मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे बेंगलुरु में एक बहुत विशेष दिन पर आने का अवसर मिला है। आज कर्नाटका की, देश की 2 महान संतानों की जन्म जयंती है। संत कनकदास जी ने हमारे समाज को मार्गदर्शन दिया, तो उनके ओवावाज ने हमारे गौरव, हमारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए योगदान किया। मैं इन दोनों विभूतियों को पुनः एक बार नमन करता हूं। साथियों, आज इन महान विभूतियों को सम्मान देते हुए हम बेंगलुरु के, कर्नाटका के विकास और विरासत दोनों को सशक्त कर रहे हैं। साथियों, मुझे नाड़ प्रभु कैंपेगौड़ा जी की 108 फीट की प्रतिमा के अनावरण और उनके जलाभिषेक का भी अवसर मिला। नाड़ प्रभु कैंपेगौड़ा की ये विशाल प्रतिमा हमें भविष्य के बेंगलुरु, भविष्य के भारत के लिए निरंतर समर्पित भाव से मेहनत करने की प्रेरणा देगी। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान स्टार्टअप के लिए है और भारत की इस पहचान को सशक्त करने में
बहुत बड़ी भूमिका हमारे बेंगलुरु की है। स्टार्टअप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं होता। स्टार्टअप एक जज्बा होता है, कुछ नया करने का जज्बा, कुछ हटकर के सोचने का जज्बा। स्टार्टअप एक विश्वास होता है हर उस चुनौती के समाधान का जो देश के सामने है। इसलिए बेंगलुरु एक स्टार्टअप स्पिरिट का प्रतिनिधित्व करता है। यही स्टार्टअप स्पिरिट आज दुनिया में भारत को एक अलग लीग में खड़ा करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर साउथ में बीजेपी को मजबूती देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक और तेलंगाना के अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में साउथ की सियासत भी बहुत उबाल रही है और प्रधानमंत्री के दौरे पर सियासत तेज है। आज केम्पेगौड़ा की प्रतिमा पर सियासी शोर सुनने को मिला। केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण होने के पहले कांग्रेस की पार्टी में इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इसे खर्चे को लेकर आपत्ति जाहिर की है। एयरपोर्ट परिसर में केम्पेगौड़ा की 108 फुट ऊंची प्रतिमा के अलावा 23 एकड़ में एक थीम पार्क भी बनाया गया है। इसकी लागत 84 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रतिमा को लेकर कांग्रेस की आपत्ति क्या है, आप सुनिए। कांग्रेस का सवाल है कि केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों किया गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास है। कर्नाटक सरकार के एयरपोर्ट कंपनी को जमीन और फंड दिया गया है। 4200 एकड़ जमीन से 2000 एकड़ जमीन सिर्फ 6 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी गई है। उनके पास शेयर भी है। एयरपोर्ट कंपनी को अपने पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए था। एयरपोर्ट कंपनी को ही केम्पेगौड़ा की प्रतिमा बनाने का खर्च उठाना चाहिए था। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक दौरे को राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में दोबारा कमल खिलने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही दिख रही है। हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी सत्ता में वापसी करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कर्नाटक के सियासी इतिहास में लगभग 3.5 दशकों में कोई सत्ताधारी पार्टी फिर से चुनी नहीं गई। कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर को हराना आसान नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा का राज्य में अच्छा प्रभाव देखा गया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दूसरे विपक्षी दलों जेडीएस भी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मुश्किल बीजेपी की है और बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा भी है, सहारा भी है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग और विकास के वादे के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। राज्य में प्रभाव रखने वाले लिंगायत और विकालिंगा समुदाय को आकर्षित करने में बीजेपी जुटी हुई है। लिंगायतों के बीच बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। बोकालिंगा समुदाय को भी जोड़ने के लिए कोशिश की जा रही है। अक्टूबर महीने में मांड्या जिले में बोकालिंगा गढ़ में सरकार ने भव्य कुंभ मेले का आयोजन किया था। आज केम्पेगौड़ा में भी प्रतिमा का अनावरण करने को इसी तौर पर देखा जा रहा है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के गांधीग्राम में रोड शो किया। वहां रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटी। तमिलनाडु के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी गांधीग्राम में ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। गांधीग्राम का उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था, जो ग्रामीण विकास के पीछे गांधीवादी सोच को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री गांधी जी को याद भी किया, कैसे गांधीवादी के मूल्य के लिए होते थे, चाहे संघर्ष समाप्त करने की बात हो या जलवायु संकट की समस्या हो। महात्मा गांधी के विचार आज खास माने जा रहे हैं। Gandhigram was inaugurated by Mahatma Gandhi himself. The natural beauty, rural life,
simple but intellectual environment, one can see the spirit of Mahatma Gandhi's ideas of rural development here. Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में करीब 10,000 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी तेलंगाना में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी मिशन साउथ में जुटे हैं। साउथ इंडिया में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। पीएम मोदी का मिशन साउथ कितना कारगर साबित होगा, ये जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा पुतिन को आखिर हत्या का डर क्यों सता रहा है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। इंडोनेशिया में 15 नवंबर से G20 समिट होने जा रहा है। G20 समिट में कौन कौन पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, इस वक्त दुनिया की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर सस्पेंस के हालात बने हुए हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि वो नहीं जाएंगे, अब चौंकाने वाली खबर आई है। पुतिन हत्या के डर से इंडोनेशिया नहीं पहुंच रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पुतिन का डर इस वक्त G20 समिट से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। पुतिन के डर की खबर ब्रिटिश मीडिया में हवाले में सुर्खियों बनी हुई है। इसके साथ ही पूरी दुनिया की नजर जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात पर भी टिकी हुई है। G20 समिट के दौरान दुनिया के दो दिग्गज आमने सामने होंगे, मुलाकात होगी, क्या बात होगी, पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। पुतिन को सता रहा हत्या का डर। G20 समिट में इसलिए नहीं ले रहे हिस्सा। G20 में बाइडेन जिनपिंग के बीच होगी बैठक। दोनों देशों के रिश्तों की खटास कम होने के आसार। G20 शिखर सम्मेलन 15 नवंबर से इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत बाकी G20 देशों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के पीछे एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ब्रिटिश अखबार ने रूस के सूत्रों के हवाले से यह सनसनीखेज दावा किया है। हत्या की आशंका के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। क्रेमलिन समर्थक सर्गेई मार्कोव की माने तो व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें हत्या किए जाने का डर है। रूसी सैनिकों को खेरसौन में अपमानजनक वापसी के लिए मजबूर किए जाने के कुछ घंटों बाद सर्गेई मार्कोव ने लिखा, अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन की विशेष सेवाओं से पुतिन पर हत्या के प्रयास की एक बड़ी संभावना है। मुझे यकीन है कि कुछ पूरी तरह से पागल पश्चिमी लोग इस तरह की स्थिति की योजना बना रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को ही यह खबर आ गई थी कि यूक्रेन पर संभावित टकराव से बचने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। CNN पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन में पुतिन का प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। रूसी अधिकारी करेंगे पुतिन का प्रतिनिधित्व।
इंडोनेशिया के समुद्री मामलों और निवेश के समन्वय मंत्री लोहित बिनसर पंचजैतन ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। शिखर सम्मेलन के समन्वय में मदद कर रहे पंचजैतन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति की जगह रूस के वरिष्ठ अधिकारी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि पुतिन विश्व के अन्य नेताओं का सामना नहीं करना चाहते हैं। रूस को G20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च में कहा था कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि क्या वे पिछले महीने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान बाली में पुतिन से आमने सामने मिलेंगे, बाइडेन ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का एक अच्छा कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन यह विशेष रूप से इस पर निर्भर करेगा कि वे किस बारे में बात करना चाहते हैं। अगर पुतिन जेल में बंद अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्रीनर के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो वे बात करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि G20 मेजबान के रूप में इंडोनेशिया ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन के नेताओं के शिखर सम्मेलन से रूस को समूह से निष्कासित करने के दबाव का विरोध किया है। इंडोनेशिया ने कहा कि उसके पास सदस्यों के बीच सहमति के बिना ऐसा करने का अधिकार नहीं है। G20 में बाइडेन जिनपिंग के बीच होगी बैठक। ताइवान को लेकर तनाव के बीच बाली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच अहम बैठक होगी। जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया के देशों की नजर रहेगी। दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच ये मुलाकात 14 नवंबर को होगी। हाल के समय में ताइवान के मामले को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए थे, जब अमेरिकी प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी ने चीन के ऐतराज के बाद भी ताइवान की यात्रा की थी। तब चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने भी अपने जंगी जेट दक्षिण चीन महासागर में भेज दिए थे। वहीं यूक्रेन और रूस की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस के विरोध में वोट करने से चीन हमेशा बचता रहा है। इस पर भी अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी है। इससे पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय जब उन्होंने चीन से कारोबार के दौरान टैरिफ बढ़ा दिया था, तब भी दोनों देशों के रिश्ते खटास से भर गए थे। इसी बीच कोरोना वुहान से फैला, इस बात को ट्रंप ने खुलेआम बोला। यहां तक कि कोविड वायरस को चाइनीज वायरस भी कहा। इन सभी मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी ही हाल के वर्षों में रही है। क्या कम होगी दोनों देशों के रिश्तों की खटास? कई मुद्दों पर तनातनियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होने वाली मुलाकात के दौरान अमेरिका और चीन के बीच बातचीत जारी रखने और आपसी संबंधों को और गहरा करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने पर भी बात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों देशों के विकास और भलाई के लिए जहां जरूरी होगा मिलकर काम करने जैसे मुद्दों पर भी बात होगी। अमेरिकी प्रेस सचिव कारीन जेन पियरे ने कहा कि
दोनों नेता कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह बाइडेन की पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। कौन कौन देश G20 में है शामिल? G20 यानी 20 देशों का समूह दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। G20 ऐसे देशों का समूह है जिनका आर्थिक सामर्थ्य विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है, जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। आपको बता दें कि 2023 का G20 समिट भारत के पंजाब में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कोरोना बुरी तरीके से लोगों को जीवन प्रभावित कर रहा है। चीन में अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में पिछले 24 घंटे में 10,200 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी बीजिंग में भी एक साल से ज्यादा के वक्त में सबसे ज्यादा कोरोना के केस पहुंचे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चीन में शून्य कोविड नीति पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस नीति ने जनता को निराश किया, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। अब वो खुद इस वक्त कोरोना से जूझ रहा है। चीन में बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कोरोना बुरी तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चीन में अप्रैल के बाद से सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन में पिछले 24 घंटों में 10,200 से अधिक कोविड पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी बीजिंग के मामले भी एक साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद अब टॉप लीडरशिप ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए रणनीति बनाई है। देश में कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है और कई जगह लोगों को घरों से बाहर न आने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते परिवहन व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। ब्लूम जिसने जनता को निराश किया है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। चीन कोविड प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकता। पिछले महीने देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश में कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद चीन में लॉकडाउन लगा दिया गया। शी जिनपिंग ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। वायरस को रोकना है तो पालन करना होगा। अगर कोई भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। रोग विशेषज्ञों ने समाचार एजेंसियों को बताया कि चीन निकट भविष्य में अपने कोविड प्रतिबंधों में ढील नहीं दे सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को कोरोना महामारी से निकलने में अभी और समय लग सकता है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल के अंत तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है। बीजिंग में प्रतिबंधों को किया गया कड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 10 नवंबर से बीजिंग के कुछ हिस्सों में कोविड-19 प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है। सरकार ने एहतियात के तौर पर कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने चाओयांग जिले के कई क्षेत्रों को उच्च या मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में नामित किया है। हालांकि राजधानी के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण की सूचना है। लोगों को घरों में रहने का निर्देश। रिपोर्ट्स बता रही है कि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है और केवल डिलीवरी सेवाओं की अनुमति दी गई है। अधिकारियों को मध्यम जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों को अपने समुदाय में रहने और व्यस्त समय में खरीदारी से बचने की आवश्यकता होती है। उन क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर परीक्षण की संभावना है जहां कोविड-19 मामले सामने आए हैं। खाली बर्तन दिखा किया सरकार का विरोध। पिछले दिनों जिनपिंग सरकार के सख्त प्रतिबंधों से परेशान लोगों ने अलग ही अंदाज में सरकार का विरोध किया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में लोग खाली बर्तन दिखा रहे हैं। वे खाली बर्तनों से ये दिखाना चाहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास खाने को नहीं बचा है। लोग इसके जरिए सरकार पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने पहुंची क्रेन। चीन में कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा जा सकता है कि कोरोना मरीज को क्रेन से आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया। अधिकारी नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहते कि मरीज का बॉडी का एक भी बैक्टीरिया जमीन पर आए। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर पीपीई किट पहना कोई अधिकारी भी मरीज के पास नहीं आया। भारत के लिए राहत भरी खबर। भारत में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नवंबर को 1811, 8 नवंबर को 625, 7 नवंबर को 1132 नए मामले रिकॉर्ड किए गए थे। देश में एक्टिव केस अब 13,000 से कम हो गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के एक्टिव मरीज घटकर अब 12,752 हो गए हैं। 10 नवंबर को एक्टिव मरीजों की संख्या 13,187 थी। दुनिया भर को WHO ने दी चेतावनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कुछ दिन पहले पुणे में विकासशील देश टीका निर्माता नेटवर्क की वार्षिक आम बैठक में कहा कि SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के XBB सब वेरिएंट के कारण कुछ देशों में कोविड-19 संक्रमण की एक और लहर आ सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अभी किसी भी देश से ऐसे आंकड़े नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि संक्रमण का ये नया वेरिएंट अधिक गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। Johnny made me
T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में हर किसी को पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान का इंतजार था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच मैच में रोमांचक का इंतजार था, लेकिन ऐसा हो न सका। हिंदुस्तान मुकाबले से बाहर हो गया। इसके साथ हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के भी निराश है। पाकिस्तान की मिस्ट्री गर्ल इस वजह से एक बार फिर से वायरल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है। मैच को लेकर पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट पर हंगामा मचा है, तो इमरान खान भी अपने गलत ट्वीट की वजह से निशाने पर है। मैच से ज्यादा खूबसूरती के चर्चे। कौन है ये पाकिस्तानी मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से था। इस मैच में पाकिस्तान ने उसे करारी शिकस्त देकर अपना फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। इस दौरान मैदान में खिलाड़ियों का जोश हाई था तो पवेलियन में दर्शकों का। एक ऐसी ही पाकिस्तानी महिला फैंस की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर वह लड़की कौन थी जो T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान को जोरदार तरीके से चीयर कर रही थी। पवेलियन से ही वह लड़की कभी फ्लाइंग किस देते दिखाई दी तो कभी हाथ हिलाकर पाकिस्तानी टीम की हौसला अफजाई करती नजर आई। कैमरामैन भी बार बार उस लड़की पर फोकस कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस जबरा फैन का नाम नताशा है। वह मूल रूप से पाकिस्तानी है। हालांकि उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और वे वहीं पली बड़ी हैं। नताशा अभी मेलबर्न में रहती हैं। अपने इंस्टाग्राम बायो पर नताशा ने खुद को ऑस्ट्रेलियाई पंजाबन लिखा हुआ है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच में वायरल होने के बाद उनकी लोकप्रियता इंटरनेट, खासकर इंस्टाग्राम पर काफी बढ़ गई है। हालांकि अब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। दरअसल वायरल होने के बाद से उनके नाम से कई फर्जी अकाउंट बनकर पोस्ट किए जाने लगे, जिसको लेकर उन्होंने अपने फॉलोअर से उन अकाउंट्स को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। इन सब से परेशान होकर नताशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में से वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी रियल आईडी बताई। साथ ही लोगों से अपील की कि उनकी फेक आईडी को रिपोर्ट करें। टीम इंडिया की हार पर क्या बोली मिस्ट्री गर्ल? T20 वर्ल्ड कप 2022 की सेमीफाइनल में टीम इंडिया के हारने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस निराश है। एडिलेड में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 10 विकेट से धो दिया। इस हार के साथ टीम इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। भारतीय टीम 9 साल से आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम की हार पर पाकिस्तान की मिस्ट्री गर्ल नताशा ने रिएक्ट भी किया है। नताशा ने अब टीम इंडिया की हार पर ट्वीट किया और लिखा, बाय बाय इंडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की हार पर ट्वीट किया और रविवार को इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले की बात की। लेकिन यहां उन्होंने टीम इंडिया को ट्रोल करने की कोशिश की, जिस पर भारतीय फैंस का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इसका जवाब भी दिया। दरअसल शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि रविवार को 152 रन बिना विकेट के बनाम 170 रन बिना विकेट का फाइनल मुकाबला होगा। बता दें कि भारत को T20 वर्ल्ड कप 2022 की सेमीफाइनल यानी गुरुवार को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार मिली है। ऐसे में इंग्लैंड का स्कोर 170 पर 0 विकेट रहा, जबकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 152 रन पर 0 विकेट था। शहबाज शरीफ ने इसी बात का जिक्र तंज कसते हुए किया।
शहबाज शरीफ के ट्वीट पर भड़के लोग। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस तरह के ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने करारा जवाब दिया। कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप किसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका पैसा तो इंग्लैंड में ही इन्वेस्ट हुआ है। कुछ ट्विटर यूजर ने लिखा कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या फिर पाकिस्तान के प्राइम कॉमेडियन। भारतीय यूजर्स ने शहबाज शरीफ को 1971 की लड़ाई की भी याद दिला दी और कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो 93,000.0 था। सिर्फ भारतीय यूजर्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी यूजर्स ने भी शहबाज शरीफ को ट्रोल किया और लिखा कि वर्ल्ड कप के अलावा मुल्क पर भी फोकस कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे होगी आपसे मुलाकात।